अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। वैसे तो आपका और हमारा साथ तकरीबन 2 माह और कुछ दिन का है, लेकिन ऐसा लगता है कि वाकई ही 2018 हमने आप ही के साथ गुजारा है और अब जबकि ये साल बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है तो यकीनन आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि क्या पाया, क्या कुछ ना कर पाए। यकीनन एक मेरे लिए इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट आज पाकिस्तान का शुरू होना है। आपका और हमारा ये जो सफ़र साथ चल रहा है, जिसके अंदर आपके आइडियाज़, आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को, हमारी काविश को पसंद करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल भी हम आपके लिए बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट्स, यूनिक इश्यूज़ और ऐसे मेहमान जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको भी हम ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ये साल का इख्तिताम हो रहा है और आपके दिल में रिग्रेट्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं पार्क कर दीजिए और एक नए वलवले, नए जोश के साथ अपने नए साल का आगाज़ कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यकीनन हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हमारा रिएक्शन है कि ज़िंदगी में होने वाले हादसात, अच्छे और बुरे तजुर्बे, उनके साथ हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। क्या हम उनसे सबक लेते हैं, क्या उनसे हम कुछ सीखते हैं, या फिर हम उनकी आड़ में और गलतियाँ करते हैं। यानी गलती वो होती है जो एक दफ़ा चलें आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया, आपने कहा चलें ये मैं जानता नहीं था, इट हैज़ बिन अ लर्निंग, लेकिन उसके बाद अगर आप उस गलती को रिपीट करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर मसला आपके साथ हो जाता है। अपनी गलतियों से, अपने बुरे तजुर्बों से, कुछ हादसात से सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आइए ये उम्मीद करते हैं कि 2019 में हम अपनी चीज़ों को और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम से रिलेटेड बातें नहीं हैं, अपने रवैयों, अपने इखलाक और उन चीज़ों की कदर करना सीखिए जो आपके पास मौजूद हैं। वैसे तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि अगर आप नेमतों का कुफरान करते हैं, कुफरान नेमत करते हैं, तो वो चीज़ें आपसे छिन जाती हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ तो आपकी नेमतों में, आपके रिस्क में अल्लाह इजाफ़ा करता है। अब ज़रा रिस्क की बात हो रही है तो भूख भी लग रही होगी। आज हमारे पास एक और ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट पैकेज है। ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों की जब शुरुआत होती है दिन की, तो चाहे आपका मूड कैसा भी हो, अच्छा सा नाश्ता करने से वी कैन टेल यू कि आप वो जो एक लंबा अरसा रात भर से जो सुबह तक कुछ नहीं खाया होता, जब पेट पूजा हो जाती है तो दिन वैसे ही अच्छा लगने लगता है। सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक कि आज हमारे पास नाश्ता पैकेज में क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। नाश्ते के बगैर जो है सुबह भी अधूरी है और नाश्ते के बगैर तो ना तो कॉलेजेस जाया जाता है, ना ही यूनिवर्सिटीज़ और ना ही लोग जो हैं वो दफाती जाते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो बहुत अहम है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के एक मशहूर नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लोग ना सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं बल्कि लेने के लिए भी आ रहे हैं। ये बहुत मशहूर पॉइंट है, ना सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि इस्लामाबाद में भी ये जगह बहुत मशहूर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से दूर दराज से लोग यहाँ पर नाश्ते के लिए आते हैं। यहाँ पर हलवा पूड़ी है, यहाँ पर आप पाए भी ले सकते हैं, बीफ, मटन, कढ़ाई मटन और निहारी जो है यहाँ की फेवरेट ग़िज़ा है। लोग आते हैं, अपने मनपसंद का नाश्ता करते हैं और अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए, घर के लिए भी नाश्ता लेकर जा रहे हैं। गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं और लोग इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, चाय के मज़े ले रहे हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इस पॉइंट पे जो हफ्ते इतवार जो वीकेंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि अब वर्किंग डेज हैं। इस वजह से लोग ज़्यादातर यही प्रेफर कर रहे हैं कि अपने घर लेके जाएं और अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नाश्ते को एंजॉय करें। जी एंड वेलकम बैक। पेट पूजा आपने कर ली और यकीनन आपको भी दिल चाह रहा होगा कि जो नाश्ते में दिखाया गया ऐसा ही गरम गरम नाश्ता अगर आपके सामने हो। मुझे कभी कभार ना हाउस वाइफ से बड़ी हमदर्दी होती है कि वो बेचारियां अपना सुबह का एक कप चाय पीने से पहले उनको पूरे ख़ानदान भर के लिए और तमाम लोगों की पसंद के नाश्ते तैयार करने पड़ते हैं। किसी को सैंडविच खाना है, किसी को कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, किसी को एक ख़ास किस्म का अंडा बना के आप दें, तो उनका एक कप चाय भी पहले बहुत मेहनत दरकार करता है। लेकिन खाने का जिक्र हो रहा है तो पता नहीं क्यों मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। वैसे तो ये आमों से रिलेटेड वाक़या है और सर्दियों में आम होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये किस्सा हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब को आम खाने का बहुत शौक़ था, उनको आम हद से ज़्यादा पसंद थे। वैसे तो उनकी शायरी में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको आम कितना पसंद था, लेकिन एक वाक़या है कि बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठे मिर्ज़ा गालिब एक दफ़ा आम खा रहे थे, तो उनके एक दोस्त ऐसे थे
जिनको आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। और ये सुन के मिर्ज़ा गालिब को बड़ी हैरत हुई कि भाई तुम कैसे बदज़ौक़ इंसान हो कि तुम्हें आम नहीं पसंद। उस पर उस शख्स के लिए थोड़ा सा किसी ने ऑफ़र किया तो गुस्से में या झिटक कर उन्होंने उस आम को दूर फेंक दिया। सामने ये गधा खड़ा था और गधे ने भी उस आम को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी बल्कि मुंह फेर लिया। तो वो साहब पलट कर मिर्ज़ा गालिब से कहते हैं कि देखिए जनाब, गधे भी आम नहीं खाते। जिस पे मिर्ज़ा गालिब ने पलट के कहा गधे ही आम नहीं खाते। तो ये उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था और उनका जो एक खुदी का तसव्वुर है वो मेरे ख़्याल में एक गुरूर उनके शायरी में भी झलकता है, उसकी अक्सर लोग जिक्र करते हैं। और ख़ास बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी मुग़ल एरा के बिल्कुल आखिरी अदवार में हम देखते हैं कि वो आए। आज ख़ास तौर पर उनका यौम पैदाइश भी है तो इस बारे में ज़िक्र कर रहे हैं उनका। और उन्होंने पूरा मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल देखा और इवेंचुअली जब ब्रिटिशर्स आ गए तो एक बहुत सारे अंसर आपको नज़र आएंगे। उनका वजीफ़ा मुकर्रर था, फिर जिस तरह की पूरी ही मुग़ल सल्तनत पे एक ज़वाल आया तो इनकी हालत भी काफ़ी अबतर हुई। वो आप ख़ुददारी और वो चीज़ें भी देखेंगे उनकी शायरी में। लेकिन सबसे अहम ये है कि अगर आप में से किसी का दिल्ली जाने का इत्तेफाक हो तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो आखिरी आरामगाह है वहीं पे मिर्ज़ा गालिब की भी आखिरी आरामगाह है। और अक्सर जो उनके पसंद करने वाले हैं, उनकी शायरी को सराहने वाले हैं या उर्दू अदब के पसंद करने वाले हैं वहाँ ज़रूर जाना पसंद करते हैं। आज उनके यौम पैदाइश के हवाले से हमने एक खुसूसी पैकेज बनाया है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्ला को शायद खुद भी मालूम न था कि जो दिया उन्होंने जलाया है वो उर्दू ज़बान को रहती दुनिया तक रोशन करता रहेगा। लफ्ज़ों से खेलना गालिब का कमाल है। इब्तदाई दौर में असातिज़ा और शोरा ने गालिब की शायरी पर तनकीद की कि मिर्ज़ा सिर्फ अपने लिए लिखते हैं। घिसता है जबीं खाक पे दरिया मेरे आगे। वक्त गुजरा और दुनिया ने तस्लीम किया और कहा कि गालिब आफाकी शायर है और उनकी शायरी कायनात की शायरी है। गालिब के यहाँ शोखी भी है और लताफत भी। उनके यहाँ गम और दुख भी नुमायां है। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। किसी ने सही कहा है कि गालिब की शायरी आज की शायरी है, यानी गालिब हर दौर का शायर है। एंड वेलकम बैक। तो ये थी जनाब मिर्ज़ा गालिब की ज़बरदस्त शायरी और यकीनन हमने देखा कि नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह उनके किरदार को निभाया हमारे जहनों पे एक अनमिट नक्श बन गया है। और बहुत सारे यंगस्टर्स से अगर बात की जाए तो जहन में जो छवि आती है मिर्ज़ा गालिब की वो नसीरुद्दीन शाह की आती है। अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जब हम अनमिट नकूश की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहैसियत पाकिस्तानी ये बात मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है, बल्कि मेरी पूरी जनरेशन को अगर देखा जाए वी हैव ग्रोन अप विद दिस वन इमेज। हम बहुत छोटे थे जब हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हल्फ उठाया और ये पहला मौका था कि हमने देखा कि एक मुस्लिम खातून ने पूरी मुस्लिम उम्मा में से उनको एक हेड ऑफ़ द स्टेट का ओहदा मिला हो। जमहूरी पाकिस्तान में वोट्स लेके उन्होंने ये मनसब हासिल किया। तो ये एक मेरे ख्याल में हमारे लिए एक ऐसा रोल मॉडल वो बन गई कि हम जब भी सोचते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से कि ख़वातीन क्या कुछ कर सकती हैं तो उनका इमेज हमारे सामने आता है। एक ऐसा इमेज जिसमें उन्होंने तमाम इस्लामी इक़्तिदार को, पाकिस्तानी इक़्तिदार को लेके वो आगे बढ़ी। शी इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी। और जब भी साल का आखिर आता है, जब 27 दिसंबर आती है तो हमारी आंखें आज भी पुरनम हो जाती हैं उनकी याद से। हम सबको याद है कि 2007 में वो 2008 के इलेक्शंस में कम्पीट करने के लिए अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई। पहले अक्टूबर में जब उनका काफ़िला यहाँ पे मौजूद था तो उसमें भी सानह कारसाज हुआ, उन पर हमला किया गया। लेकिन ऐसा लगता था शायद कुछ लोगों को कि ख़तरा टल गया है। अब इस हमले की नाकामी के बाद वो महफूज हैं और आगे बहुत पुरजोश तरीके से उनकी 2008 की जो कैंपेन ट्रेल थी वो भी चल रही थी। लेकिन फिर रावलपिंडी का वो जलसा और उसके बाद उनके फिर एक कारवान पे हमला होना
और 27 दिसंबर का ही वो दिन था जब हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खो दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए इससे बड़ा खला नहीं हो सकता और उस खला को कोई पुर नहीं कर सकता, बिकॉज व्हेन शी हैड कम बैक शी हैड मैच्योर्ड एज अ पॉलिटिशियन। उनके ख्यालात को अगर आप देखें, जो उनके ख्यालात थे खुसूसी तौर पे वॉर ऑन टेररिज्म के हवाले से, उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी हो, अपनी आप बीती तो वो बयान करती ही हैं, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी अदवार का जिक्र है, आमरीत का जिक्र है, लेकिन साथ साथ जो उनका एक वर्ल्ड विजन था कि ये पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी का मसला फैला हुआ है, जो मेनस है, जो जुनूनियत है, मजहबी जुनूनियत आप कह दीजिए, इंतहा पसंदी है, उसको हल करने के लिए एक मुदब्बिर पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, खुसूसन इस पूरे ख़ित्ते की अगर बात करें। और आज भी जो पाकिस्तान गुनगाता है अपनी चीन से दोस्ती के, अपने रशिया से दोस्ती के, अगर देखा जाए तो भुट्टो ख़ानदान का ही एक तरह से इसमें बड़ा कलीदी किरदार रहा है इन रवाबित को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंटरनेशनल पॉलिसी पे बहुत फोकस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी, और उन्हीं की ट्रेनिंग में उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो ने एज अ स्टेट्समैन वो आगे बढ़ी थी। 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं, दोनों दफ़ा अपने टर्म्स कंप्लीट ना कर पाई, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है तो वो यकीनन उनकी किताबों से, उनकी स्पीचेस से आज भी इंस्पायर होता है। तो जनाब, आज उनकी बरसी के मौके पे हमने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है। आज गुफ्तगू भी उनके हवाले से करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विजन क्या था और वो किस हद तक आज के पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है। यानी हमें उनको खोए हुए तकरीबन अब 11 साल का अरसा होने को आ रहा है, और इस 11 साल में पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में और सियासी ओवरऑल सिचुएशन में क्या क्या तब्दीली आई है। उनके ख़यालात अक्सर जो उनके चाहने वाले हैं, जो पॉलिटिक्स को समझने वाले, वो कहते हैं कि जी कई दहाइयों पहले उन्होंने कई बातें की थी और शी कुड फोरसी अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब पूरी दुनिया में उनको उनकी जलावतनी के ज़माने में भी बुलाया जाता था और वो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करती थी, हेड्स ऑफ स्टेट से इंटरैक्ट करती थी, तो लोग मानते थे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त विजन वो रखती हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आगे प्रोग्राम में भी, लेकिन सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं कुछ उनकी यादगार तस्वीरें उनकी स्टूडेंट लाइफ से, उनकी फैमिली लाइफ से, एंड ऑफ कोर्स एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। उसके बाद एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के ज़रिए कहते हैं कि ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखिए और एडवेंचर और एक्साइटमेंट को लेके आइए। इसकी एक छोटी सी मिसाल एक शिप या एक बोट के हवाले से है। अ शिप और अ बोट इज़ द सेफेस्ट एट द हार्बर, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ बिल्ट फॉर। यानी अगर एक किश्ती को आप बांध के कोने में रखें साहिल पे, तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ़ है, ना वो ख़राब होगी, ना वो टूटेगी, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके लिए वो किश्ती बनी नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं किश्ती की, और ये हमारा सेगमेंट है मिलो पाकिस्तान से, तो आज आई एम सो हैप्पी एंड सो डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस टू यू 2 ऐसे बच्चे, 2 ऐसे एथलीट्स हु हैव मेड पाकिस्तान वेरी वेरी प्राउड, और इनका जो चोजन स्पोर्ट है वो है रोइंग, यानी किश्ती रानी। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे इन अ पैकेज। इनके बारे में जो ज़बरदस्त डिटेल्स हैं आपसे शेयर करते हैं। एक के पास माशाल्लाह 87 मेडल्स हैं, दूसरे के पास 50 मेडल्स हैं। लेट्स टेक अ लुक एट देयर पैकेज एंड देन वी विल बी स्पीकिंग टू देम इन दिस वेरी स्टूडियो। मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रोयर्स की बेहतरीन कारकर्दगी, मुख्तलिफ इवेंट्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्राउन्ज मेडल जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के 3 स्कूल्स के तलबा ने जोर बाजू दिखाया। मेंस सिंगल स्किल, मेंस 4, वुमेन्स सिंगल स्किल और वुमेन्स 4 इवेंट में 4 ब्राउन्ज मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आए। एंड वेलकम बैक। आपने देखे इनके ज़बरदस्त पैकेजेस और इंस्पायरिंग फॉर श्योर। हमारे साथ अब मौजूद हैं निहान और मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। निहान के बारे में आपको बताते चलें कि पिछले 8 साल से ये किश्ती रानी या फिर रोइंग कर रही हैं। 5 इंटरनेशनल रिगाटास में इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसमें श्रीलंका शामिल है, चाइना, दुबई, कोलंबो, सिंगापुर। इसके अलावा एशियन जूनियर्स में भी पार्टिसिपेट किया और 27 ममालिक में से इनकी टीम
नंबर 4 पे आई। इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो बिन अवॉर्डेड द बेस्ट फीमेल रोअर इन कराची इन 2015। सो ऑब्वियसली यू मेक अस वेरी वेरी प्राउड। माशाल्लाह 87 मेडल्स आपने जीते हुए हैं इस हवाले से। दिस इज़ ट्रूली योर पैशन। और आपके साथ जो मनाहिल बैठी है, मनाहिल भी, ये दोनों बहनें हैं आपस में, और मनाहिल पिछले 5 साल से रोइंग कर रही हैं। इनका भी ज़बरदस्त एक स्टैंडिंग बन चुकी है। चाइना और मलेशिया के रिगाटास में ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। नेशनल रिगाटा में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इनके पास भी कुल तादाद बहन को कंपटीशन देते हुए 50 मेडल्स की मौजूद है। सो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं मनाहिल, इज नेहान योर इंस्पिरेशन? Yes. इसकी वजह से ही शुरू किया ये स्पोर्ट? Yeah, because she used to travel a lot internationally. हाँ. And my mom used to take her, so I used to get jealous a lot. So my mom used to say to me all the time that if you want to go out, you should work hard, just like her, because it's not a vacation. हाँ. So it's something you're representing your country, you're working hard for it. That's how you're gonna also get to this platform. And माशाल्लाह they are both green shirts. आप देख सकते हैं कि इनकी फेडरेशन ने इनको पाकिस्तान फ्लैग वाली ग्रीन शर्ट्स पहनी है, दी हुई हैं। तो नेहान, when you wear this shirt, a lot of athletes say कि उससे पहले की मेहनत, उससे पहले का पर्सपेक्टिव एक तरफ, but the moment you become a green shirt, it's a different feeling altogether. Yes. आपके लिए ये feeling क्या थी? Basically, what people don't know is how hard we work, the hours that we put in. Because when we have a regatta, हम twice a day row करते for around 2-3 months every day. So that's the effort that we put in, and then we have a race. तो एक I think 5 minutes की रेस होती है, and that's all of our hard work. So, and usually they start very early. यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखें, rowers usually hit the water by 5 a.m. by 4 a.m. So we're at boat club as soon as boat club opens, which is around 7 a.m. Okay. So that's when we're there. We're on the water. Even in winters, it's really cold, but we're rowing. We're on the water. वो तमाम लोग जो सुबह सुबह स्ट्रगल कर रहे हैं और बहाने बना रहे होते हैं कि जी हम ऑफिस कैसे टाइम पे जाएं, look at these young girls, माशाल्लाह they are an inspiration. So मनाहिल, हाउ डू यू मैनेज स्कूल भी साथ साथ और रोइंग भी? जब ये 7 o'clock की बात करी तो उस वक्त तो बच्चे उठ के स्कूल जा रहे होते हैं, यू आर स्टिल इन स्कूल, राइट? तो फिर कैसे मैनेज करती हो अपना? Usually when we're having our regattas, so sister, our principal, she usually compromises a little. So instead of 7 o'clock, we have to reach school by 9. Okay. So we row in the morning, we go to school, and right after school we come back to boat club, and then we go home by 7:30 to 8. ठीक है. On normal days, on school days, we usually row in the evenings because we have school in the morning. And weekends we row twice a day. अच्छा, आमतौर पे लड़कियाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। वो बैडमिंटन खेलती हैं, थ्रो बॉल खेलती हैं, किश्ती रानी या फिर रोइंग में बहुत कम लड़कियों का इंटरेस्ट होता है। आप लोगों को इसके बारे में पहले कैसे पता चला? बेसिकली हमारे स्कूल में इट्स एन ऑल गर्ल्स स्कूल, सो वी डिडंट हैव ऑप्शंस के बहुत सारे स्पोर्ट्स नहीं थे। वी हैड थ्रो बॉल व्हिच हमने बहुत खेला, खेल लिया था थ्रो बॉल। हाँ जी। एंड सो हमारे 7th grade में समवन इंट्रोड्यूस्ड रोइंग, एंड that's when I said I want to try something new. So the first day I went, उन्होंने हमें water की feel दिलाई, they made us sit on the boat, and from then I knew this was a sport for me. तो मनाहिल, आपकी क्या फीलिंग थी जब आप पहली दफ़ा अपनी किश्ती में बैठ के वहाँ गए? अच्छा, लोगों को ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में अलग अलग सिनेरियो है और आपको साफ़ क्लीन फ्रेश वाटर भी मिलता है, लेकिन मैं अक्सर सोच रही थी अगर आप में से भी किसी का बीच लग्जरी जाने का इत्तेफाक हो, वो रीफ हमारा बहुत साफ़ नहीं है, यानी आपकी मिली जुली फीलिंग होनी चाहिए। मनाहिल, आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत डर लगा था। डर लगा था? अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम अपने कोच के साथ डबल्स पे गई थी, तो मुझे बस यही डर था कि अगर मैं कैप्साइज हो जाऊंगी तो मुझे गंदे पानी में एक्सपोजर हो जाएगा, उसकी वैसी स्मेल होती थी। मुझे बहुत डर लगता था तब। बल्कि इनके ज़रिए मैं यहाँ पे दोबारा हम रीइटरेट करना चाहें कि 2006 से लेके अभी तक कराची में जो आपका, यानी नॉट टू पुट यू गाइज ऑफ, लेकिन सिर्फ लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ क्या कर रहे हैं, 2006 से कराची का जितना सीवेज वाटर है वो अनट्रीटेड, अनफिल्टर्ड हम अपने समंदर में फेंक रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की जितनी हैबिटाट है उसको तो आप ख़राब कर ही रहे हैं। आपके साहिल पे, अक्सर आप साहिल समंदर पे जाते हैं तो आपको क्लियर ब्लू वाटर नज़र नहीं आता, एक स्टेंच भी आती है, बट द लव ऑफ स्पोर्ट्स गोज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, बट प्लीज़ पे अटेंशन टू द एनवायरनमेंट। तो निहाल, तुम तो इतने अरसे से कर रही हो, ऑफ कोर्स कैप्साइज तो कभी ना कभी हुई होगी। जी, वन टाइम आई कैप्साइज्ड, बेसिकली एक फिश जंप्ड इन माय बोट एंड आई एम extremely scared of fish for some reason, even though they don't bite, वो कुछ करते नहीं है, but वो जंप की उसने बोट में,
and I panicked. I let go of my oars, and the next thing I knew मैं पानी में थी, and the water was very dirty. और आप अकेले उस वक्त थे या आपके साथ और भी आपकी टीम थी? एक और मेंबर था, we were on a doubles together. तो हम दोनों वाटर में गए। तो वो उसने दोस्त ने तो बहुत फिर बुरा भला कहा होगा कि तुम्हारी वजह से मैं भी पानी में दोनों डर गए थे, दोनों ने बैलेंस ऑफ किया, दोनों पानी में गए। चलो इस तरह तो होता है, टीम वर्क डिमांड्स दैट। मिनाइल, जब पहली दफ़ा, एक तो तुमने जैसे खुद कहा कि नेहान को तो तुम देख ही रही थी, वो इंटरनेशनली जाती थी, अम्मी भी साथ ट्रैवल करती थी, जब तुम अपने पहले इंटरनेशनल रिगाटा पे गई तो हाउ डिड दैट फील लाइक? My first one was with her. She also went for that. साथ ही गई है फिर तुम्हारे? अच्छा। Yeah, but that first one was for exposure only. My mom wanted me to see how we row internationally because I didn't expect to win. There was a lot of competition. She just wanted me to go and see how we win this. And the next regatta that I had, I won 2 internationals. So that was a big exposure for me. यानी पहले जब जाती हो तो वहाँ पे सीखने का मौका मिला। वैसे तो लोग कहते हैं कि अगर आप कोई रेस, कोई रिगाटा हार भी जाएं तो वो लर्निंग, एटलीस्ट आपको जो एक्सपीरियंस होता है, पूरा एनवायरनमेंट जो मिलता है। नेहान, आपका पहला रिगाटा क्या था? फर्स्ट इंटरनेशनल रिगाटा वाज इन दुबई, एंड उस वक्त मैंने आई थिंक 2 years के लिए रो किया हुआ था, एंड somehow I won 2 gold medals and a silver medal in that first international regatta. So since then मुझे लगा कि I have a future in this sport. तो तभी उसी ईयर से मैंने बहुत मेहनत की, एंड फिर मैं श्रीलंका 2 दफ़ा गई थी एक्चुअली, एंड देन श्रीलंका गई, वहाँ पे आई वन अ रेस अलोन ऑन अ बोट विच इज़ कॉल्ड अ स्कल, तो वहाँ पे आई वन अ गोल्ड मेडल, एंड देन नेशनल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया 2015 में इन इस्लामाबाद। और यहाँ जब 27-28 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होते हैं, यहाँ डर लगता है किसी से, या जैसे कहते हैं ना कि किसी की धाक बैठी हुई होती है? बिकॉज वन थिंग अबाउट अस पाकिस्तानीज़, हम जनरली हाइट में छोटे होते हैं और हम खाना भी ऐसा खाते हैं ऑयल फूड, तो हमारी फिटनेस उनके लेवल पे नहीं होती। लाइक इफ़ यू कंपेयर, मैं जो अभी रिसेंटली सिंगापुर गई थी फॉर एशियन जूनियर्स, तो हमारे जो कंपेटिटर्स थे दे वर एक्सट्रीम, लाइक उनको देख के हमें डर लग जाता था बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग हाइट के होते, टॉल हाइट के होते थे, एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड. So it was very difficult to compete against. But did you also make friends with them? Oh yeah, definitely. Every time we go, we make friends, especially with Sri Lankans. उनके तो हमारा competition होता रहता है, तो we have friends, we stay connected also. सही. और आपको भी nervousness होती है जरा बाकियों को देख के? Because like when I went to Malaysia, I was sculling, and I was the shortest among all of them. And height is a very big factor for rowing because it varies with your आपकी physical strength ज़्यादा आ जाती है, आपकी technique फर्क हो जाती है, बिल्कुल. That was very scary for me, but it helped. और within पाकिस्तान क्या कहोगे? आप दोनों कराची को जब represent करते हो, तो दूसरे शहरों के जो rowers आते हैं, जो representatives होते हैं, उनका क्या caliber है, उनकी क्या strengths हैं? Recently last month हमने nationals खेला था, and all the rowers from all over Pakistan came to Karachi. So we had a competition against them, and they were really good. और हमारी basically rowing is not just water sport, we have machine rowing also. It's basically a machine, it's land training, वो हमारी build बनाती है, but we also have races on them. So the girls from Islamabad and Lahore, वो तो उनकी build भी ज़्यादा strong होती है, so obviously they're bigger, better than us. So yeah, definitely I'd say कि everyone in Pakistan, everyone's a good rower, and they gave us a lot of competition. अच्छा, because you're young girls, और बच्चे जब इस एज में होते हैं, when you're teenagers, when you're young adults, तो आपको जंक फूड खाने का भी दिल चाहता है, चटपटा खाने का दिल चाहता है. जिस तरह अभी आप खुद बता रहे थे कि चलो हाइट वगैरह में हमारा फूड ऑलरेडी ऐसा है, but have you खुद अपनी तरह से आप लोगों ने अपनी डाइट को मॉडिफाई करने की कोशिश की है? Yes, definitely, especially जब regattas होते हैं, we make sure that we control our diet. Because diet is one of the most important factors when it comes to your fitness levels. Right. You can train, you can go to the gym, but if you don't take care of your diet, it's going to be really difficult. तो do's and don'ts क्या मनाहिल, क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते? Fizzy drinks is out of it's out of our thing. बिल्कुल. We need to have a lot of proteins, carbohydrates, fats is also very necessary because then it's using up all the energy in our body. A lot of people think, if we don't consume fat, it's going to help us, but even fats is very necessary for your body. So yes, definitely, even we love to eat pizzas and everything,
pizzas, burgers all the time, but you know we need to control our diet too. और ज़्यादा भूख कब लगती है? Obviously पहले खा के जाना, लेकिन वापस आके when and burgers and the great thing is ये दोनों बहनें हैं, इनके पास एक supportive ecosystem मौजूद है. ना सिर्फ इनका स्कूल इनके लिए you know आसानियाँ पैदा करता है कि okay fine you can come 2 hours later or an hour later. Likewise इनकी फैमिली, जिस तरह उन्होंने खुद कहा, so सलाम पेश करना चाहेंगे आपके पेरेंट्स को भी जिन्होंने इतना एतमाद आप पे किया, इतना आपको सपोर्ट दिया कि आपकी जितनी इंटरनेशनल रिगाटाज होती हैं उसमें वो आपकी मदर आपके साथ जाती हैं. आई नो बोथ ऑफ यू आर स्टडिंग, सो आर यू ऑल्सो होपिंग कि आपको कोई यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप आपकी इसकी बेसिस की वजह से मिले? Yes, I'm applying international for my regatta for my university, and definitely I'm going to apply for sports scholarship because right now I'm in Nixer and I'm on a 50% scholarship over here in Nixer too. And you know a lot of people don't realize that अगर आपका एक स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट बहुत वैरिड हो सकते हैं. जैसे नेहान over here wants to be an interior designer, and Manahil, what do you want to become? I want to be a doctor. You want to be a doctor? तो ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं. All the power to these girls, they are amazing. इनका एक छोटा भाई है, मैंने इनसे पूछा कि उसको बुली करते हैं, उन्होंने एक दूसरे को इशारा करना शुरू कर दिया. उसने कहा मनाहिल बुली करती है, मैं नहीं करती. But I hope that you also take interest in sports. और आपकी बहनें माशाल्लाह मुल्क का नाम, हम सब का नाम रोशन कर रही हैं, हमें फ़ख्र है इनके ऊपर. आई विश बोथ ऑफ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक. नेहान, मनाहिल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ हाईलाइट फॉर द ईयर एंड. तो आप देखते रहिए मिलो पाकिस्तान से, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ को हम आपके सामने लेके आएंगे. लेकिन फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एंड आवर शो विल कंटिन्यू. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन एक ऐसे पैशन की बात करना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल पैशन भी रहा है. और जिस तरह कहते हैं ना कि ज़िंदगी में वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए रास्ता बनाती रहती हैं. सो डिबेट्स एंड पब्लिक स्पीकिंग वाज दैट थिंग फॉर मी. और आज खुसूसन जबकि हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, तो आई थिंक इट वाज़ हर ओरेटरी. अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में देखती हूँ तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड फील करती थी. और मेरी खुशनसीबी थी कि जब मैं लंदन गई तो मुझे कई लोगों ने बताया भी कि द ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग सर्कल और उसमें जो उनकी धाक थी, आई थिंक कि बहुत सारी फीमेल डिबेटर्स के लिए दैट हैज़ बिन द इंस्पिरेशन एंड शी हैज़ बिन द रोल मॉडल. तो आज जब हम डिबेट्स का जिक्र कर रहे हैं तो आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही यंग डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर फ्रॉम कराची. शी हैज़ वॉन सो मैनी प्राइजेज इन इट, और ख़ास तौर पर उनका अंदाज़े बयां बहुत ही लोगों को पसंद भी है. शी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस. आई एम कराची यूथ फेस्टिवल में भी इन्होंने पोजीशन ली. इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवाती हैं उसमें भी इन्होंने पोजीशन ली. हाल ही में एक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला जिसमें ना सिर्फ इनको टाइटल मिला बल्कि एक गाड़ी भी इनाम में मिली. काश हमारे टाइम में भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते. और यही नहीं कि ये सिर्फ एक अच्छी डिबेटर हैं, बहुत ही होनहार तालिब इल्म भी हैं, क्योंकि इनकी अगर मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ नज़र डालूँ तो ऑल कराची इन्होंने प्री मेडिकल इंटर बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन ली और पूरे सिंध में लड़कियों में फ़र्स्ट पोजीशन ली. हम बात कर रहे हैं मरियम बतूल की. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. बड़ा धीमा अंदाज में गुड मॉर्निंग. आज तो भाई डिबेटर की आवाज़ निकालो ना वो वाली. अच्छा, तुम्हें अक्सर लगता है मरियम, मुझे अक्सर लोग जब मैं डिबेट्स करती थी तो कहते थे कि आप आम तौर पे इस तरह बोलती हैं, लेकिन जब आप डाइस पे या माइक पे पहुंचते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी आवाज़ एक स्पीच वाली आवाज़ होती है. तुम्हारे लिए भी ये कहते हैं लोग? जी, मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि डाइस पे आती तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और बिल्कुल तुम्हारा एक डिफरेंट ही हमें पर्सनैलिटी के साइड देखने को मिलती है, और वैसे ही नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये चीज़ सुनने को मिलती है. अच्छा, अक्सर लोगों को ये बताते चलें कि जब लोगों ने ना एक फहरिस्त बनाई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लोगों को खौफ आता है, तो क्या आपको पता है कि मौत का खौफ भी नंबर 2 पे आता है? जो नंबर 1 फियर है लोगों का वो पब्लिक स्पीकिंग है. तो सबसे पहले मरियम, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा इंटरेस्ट है स्पीचेस में? स्कूल लाइफ से शुरू की? मैंने जब मैं 3rd
और क्लास में थी 3 क्लास से मैंने स्टार्ट किया स्पीच करना, मिलाद के जैसे प्रोग्राम्स होते थे या इंडिपेंडेंस डे पे। फिर मैंने फर्स्ट जो मैंने ऑन स्क्रीन अपीयरेंस मेरी थी वो थी 2009 में व्हेन आई वाज इन 4th ग्रेड। तो वहाँ से मुझे इनवाइट किया था एज अ ब्राइड स्टूडेंट। बिल्कुल उस वक्त भी मेरी पोजीशंस आती थी, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉन्फिडेंस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्ट्स काउंसिल ने भी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किया कि मैंने यूथ फेस्टिवल में 2 दफ़ा पोजीशन ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त मैं मैट्रिक में थी, तो फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर पार्ट लिया और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ पार्लियामेंट और आर्ट्स काउंसिल, यूथ पार्लियामेंट, डिबेट काउंसिल और कराची यूथ असेंबली, इन सब के मेंबर बनी काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस में। अच्छा, ये सारी की सारी जो स्पीचेस होती हैं मरियम, ये प्रिपेयर्ड होती थी या एक्सटेम्पोर या जिसको हम उर्दू में फिलबदी कहते हैं वो वाली स्पीचेस भी तुम असल में जो मैंने टाइटल रिसीव किया था बेस्ट स्पीकर का, उसमें फाइनल में ये था कि 3 राउंड्स थे और तीनों एक्सटेम्पोर थे। तीनों ह्यूमरस था, दैट वाज द रियली डिफिकल्ट थिंग फॉर मी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ह्यूमरस मैंने कभी जिंदगी में बोला नहीं था और वो भी एक्सटेम्पोर बोलना, दैट वाज रियली डिफिकल्ट थिंग। तो उसके अलावा सीरियस भी एक एक्सटेम्पोर राउंड था। तो एक्सटेम्पोर करना मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है। बाकी कन्वेंशनल और वैसी जो डिबेट्स रिटन प्रिपेयर्ड स्पीचेस वो पहले से, लेकिन ये 2 साल हुए हैं मुझे कि ह्यूमरस में भी मैंने की, वो भी एक्सटेम्पोर। तुम्हारा वैसे फेवरेट फॉर्मेट क्या है स्पीचेस का? मुझे जो है वो स्पीच करना ज़्यादा, डिबेट्स और स्पीच करना। डेक्लेमेशन थोड़ा सा मेरा वीक है तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन डिबेट्स और करना और स्पीच का जो कन्वेंशनल डिबेट्स हमारी होती है वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा बताते चलें कि डेक्लेमेशन में आपके सामने एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें आपको उसके मुखालिफ या उसकी तरफदारी नहीं करनी होती, फॉरन अगेंस्ट नहीं जाना होता। जो डिबेट्स होती हैं, जो कन्वेंशनल स्पीचेस होती हैं, वो अमूमन एक टाइटल होता है जिसके आप फॉर या अगेंस्ट बोलते हैं। तो साइड लेना या एक रो में अपने आर्ग्यूमेंट्स को अलाइन करना इज़ व्हाट इज़ मरियम्स फेवरेट। तो मरियम, जब कभी ऐसा हुआ है कि घबराहट, यानी कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत अच्छी डिबेट्स भी करने के बावजूद भी, मेरे साथ भी शुरू में होता था कि आप डाइस पे पहुंचे, प्रिपेयर स्पीच है, लेकिन 1 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ? स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से हुआ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। जाहिर बात है ह्यूमन उसके अंदर है, साइकी के अंदर, कि आप जब आते हो क्राउड के सामने तो थोड़ा सा नर्वस तो इंसान हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल घबरा गई या कुछ भी, क्योंकि अब आदत हो गई है या तो शायद, लेकिन प्रैक्टिस से भी काफ़ी फर्क कभी पड़ता है। हूटिंग होती है? ऐसा हुआ कि आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, लोग तारीफ में ही लोगों ने तालियां बजाई, हूटिंग की, और उससे भी थोड़ा सा बंदा 2 मिनट के लिए आपका होता है ना कि आपका स्ट्रीम ऑफ थॉट टूट जाता है, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। और जिन मुकाबलों में अगर तुम्हारी पोजीशन नहीं आती, क्योंकि देखें नॉट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी ग्रेट ऑल द टाइम, और ये मैं डिबेट्स की जब कोचिंग करती हूँ तो लोगों को कहती हूँ कि कभी कभार आपके सुनने वाले अगर 3 जजेस हैं, एक को लग रहा है कि आपको 100 में से 90 मार्क्स मिलने चाहिए, बाकी 2 को हो सकता है आपका अंदाज़े बयां या आपके आर्गुमेंट्स इतने पसंद ना आए। सो नेवर टेक द रिजल्ट्स वेरी पर्सनली। तो जिन मुकाबलों में मरियम अगर तुम्हें टाइटल नहीं मिलता था या तुम्हें कोई कप नहीं दिया गया, उसमें तुम्हारी फीलिंग क्या होती है? देखिए, कंपटीशन होता है तो विनिंग एंड लूजिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन। तो ये होता था कि जब आप नहीं जीतते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये आपको रियलाइज़ होता है कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बल्कि अपना और ज़्यादा मोरल डाउन करने के बजाय आप ये होते हो कि नहीं, अभी मुझे और आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ बेटर पर्सन और आप अपनी स्किल्स को फिर और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। और जीतने के बाद जब एक का कई तुमने कॉम्पिटिशन ऐसे जीते जिसमें तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिलने के बाद दोबारा किसी मुकाबले में जाना, तो आप खुद ही बंदा कभी कभार प्रेशर फील कर रहा होता है कि यार अब मैं अब तो लोगों की मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी करेंगे ये तो लेके ही आएगी कप, तो वो प्रेशर ज़्यादा फील होता है। वो प्रेशर हो गया था, बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर एक को फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस में इजाफा हो जाता है कि नहीं, अपने इसने जीत लिया टाइटल तो अब यही जीती आएगी। लेकिन होता है कभी कभी कि आप जीतते हो, कभी कभी नहीं जीतते हो, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। लेकिन फिर ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है अगर आप कभी नहीं जीत पाते हो या नहीं। आज तक का सबसे मुश्किल टॉपिक जिस पे कहा गया हो कि मरियम इस पे स्पीच करो, वो तुम्हारे लिए कौन सा रहा है? ह्यूमरस ही मेरे लिए डिफिकल्ट रहा है, बाकी सीरियस तो हो जाती है। उसका टॉपिक था मुझे अंधेरे से डर लगता है, एक्सटेम्पोर, क्योंकि हमें 1 मिनट दिया था और चेक निकालनी थी एंड वी हैड ओनली 1 मिनट टू प्रिपेयर आवर स्पीच ऑन स्टेज, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो भी हो गई थी स्पीच। और बाद में जब मैंने वीडियो अपनी देखी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ कि मैंने इतनी आसानी से ह्यूमरस स्पीच कर ली। ये वैसे मेरी बिछड़ी हुई बहन है, क्योंकि मुझे भी जो ना जब मैं स्पीचेस करती थी तो मुझसे एग्रेसिव या सीरियस स्पीच, एक आपका मेरे ख्याल में मिजाज और एक आपका पर्सोना बन जाता है, इट कम्स टू यू इजीली, और अचानक से ह्यूमर में एक्सपेक्टेशन स्पीकर की अपने आप से भी खुद हो जाती है कि अगर
मैं कोई बात या कोई पंच लाइन करूँ तो लोगों का उस पर एक लाफ्टर आना चाहिए, एक अप्रिसिएशन आनी चाहिए, वो आपको काफ़ी घबरा देता है या ना एक मुश्किल में डाल देता है। अच्छा मरियम, इसके अलावा नात ख्वानी का भी शौक़ है, उसकी कॉम्पिटिशन्स में भी तुमने पार्टिसिपेट किया, तो वो शौक़ कैसे आया? नात ख्वा भी हूँ मैं और नोहा ख्वा भी, मेरी 2 सीरीज़ विलायत टीवी यूएसए से रिलीज़ हुई थी। नोहा भी पढ़ती हूँ मैं, और नात में भी मैंने आज टीवी से 3rd प्राइज़ विन किया था ऑल कराची। तो वो शौक़ भी स्कूल से डेवलप हुआ कि ईद मिलादुन नबी में, या फिर वैसी नेशनल सिंगिंग भी मैं करती हूँ सॉन्ग्स, तो वहाँ से डेवलप हुआ स्कूल से। फिर मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, और वैसे भी प्रोग्राम्स वगैरह देखकर होता था, और आवाज़ भी अच्छी थी, तो मम्मा ने और मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, और दोनों का बहुत ज़्यादा हाथ था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उन सब का क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर को जाता है कि वो तो नज़र आता ही है जब भी हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट या यंग पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स है, माँ बाप की, वालिदैन की दुआ, उनकी सपोर्ट और उनकी मेहनत ही है जो आपको इस मकाम पर लेके आती है। मरियम बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह एक खूबसूरत पर्सनालिटी, एक अच्छी आवाज़, ज़ोर ख़िताबत तो है ही माशाल्लाह। प्री मेडिकल में पोजीशन लेने के बाद इस वक्त ये डाउ मेडिकल में MBBS कर रही हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे रंगों की, टैलेंट की, तो आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में पाकिस्तान का ट्रक आर्ट एक अपनी ही जगह रखता है, और इसके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अब मनवाया है। खुसूसन मोहतरमा जब भी वतन वापस आई हैं, चाहे वो 80 की दिहाई हो या 2007 में उनकी वतन वापसी हो, तो लोगों ने भी उसी वालेहाना अंदाज में उनका खैर मक़दम किया, उनको उसी तरह इस्तकबाल किया उनका। एतज़ाज़ साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जब उन्होंने वतन वापसी का इरादा किया तमाम ख़तरात के बावजूद, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खुशखबरी मिली? तो आपने क्या महसूस किया? ये अक्टूबर 2007 की बात है जी, और बीबी ने ये फैसला किया कि, और हमें हमारे तक इत्तला पहुंची कि वो वापस आ रही हैं, और 18 अक्टूबर को वो कराची में लैंड करेंगी जी। मैं 18 अक्टूबर को सुबह इस्लामाबाद था जी, और मैं फ़्लाइट लेके उनकी आमद जो थी उसके बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंचा जी, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन का केस लगा हुआ था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसमें मैं वकील था सुप्रीम कोर्ट में, वो पेशी भुगत के। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट से काफ़ी दुश्वारी के बाद, कि इतने ज़्यादा लोग थे, एक समुंदर था जी, मैं ट्रक पे, बीबी शहीद के ट्रक पे पहुंच गया। वो मुझे बुला रही थी जी, उनके पैगाम आ रहे थे। तो जब मैं कोई कारसाज के पुल से नीचे जब ट्रक गुजरने से 4-5 मिनट पहले ट्रक पे चढ़ा हूँ, और कारसाज के से गुजरने के कोई 4-5 मिनट बाद वो ये धमाके हो गए जी, और इतनी शदीद धमाके थे, मैं आपको क्या बताऊं कि हम ट्रक पे कोई 14 फुट ऊपर ज़मीन से ऊपर थे, ट्रक की जो छत पे हम सब लोग थे, और उस ट्रक का एक जंगला सा भी था 2-2.5 फुट का हर तरफ से, तो कोई 16-17 फुट की ऊंचाई पे हम सब के, जो हम ट्रक पे थे, बशमूल मेरे, जो कपड़े थे ये बिल्कुल खून से लबरेज हो गए। खून इतनी ज़मीन से इस तरह फवारों की तरह ऊपर आया कि हमारे सारे कपड़े जो ऊपर थे, आफ्ताब शहबान मीरानी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे, तो वो हमारे सारे लिबास जो थे वो लबरेज हो गए खून से। जी बिल्कुल, खून से तर हो गए। वो इमेजेस हमें बिल्कुल याद हैं जी।
जी, बीबी उस वक्त ट्रक में नीचे थी, अपनी तकरीर को तैयार कर रही थी जी। और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्के में तो बिल्कुल महफूज रही। ये और बात के 27 दिसंबर को उनकी शहादत हो गई। एतजाज साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों ने कहा, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ये सानेहा कारसाज के बाद, आपने उनका मोराल कैसा पाया? क्योंकि देखिए, जिन खतरात का बार बार उनको बताया जा रहा था वो बिल्कुल एक रियलिटी बन के आपके सामने थे। सानेहा कारसाज हुआ, उन्होंने लाखों जियालों ने, सैकड़ों जियालों ने अपनी जान का नजराना इसमें दिया, तो उसके बाद भी क्या लोगों ने उनको कहा, आई एम श्योर के लोगों ने कहा होगा कि अब वो ज़रा मुहतात हो जाएं, लोगों में ना जाएं, उस वक्त आपने बेनज़ीर साहिबा का रवैया या उनका मोराल कैसा पाया था? पहली तो बात है कि उसी शाम जब धमाका हुआ 18 अक्टूबर की रात जी, हम में से बहुत से लोग बिलावल हाउस पहुंच गए बीबी के पास जी, और बीबी उस वक्त भी पुरअज़्म थी। वो इस वाक़े को पे अफसुर्दा थी कि इतनी जाने इसमें शहीद हुए, इतने लोग, इतने काम आए। अभी हमें उस वक्त तक आदाद व शुमार का पता ही नहीं था, लेकिन ये पता लग रहा था कि 20 हैं। हालांकि वो सैकड़ों में थे, 180 थे टू बी एग्जैक्ट, जो शहीद हुए। उनमें पुलिस वाले भी थे और ज़्यादातर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने जियाले और जो सिक्योरिटी, पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी कॉर्डन के इंचार्ज और जो उसमें शामिल थे वो लोग थे, वो नौजवान थे। तो बीबी बहुत अफसरदा थी इतनी जानों के ज़िया से जी, पर पुरअज़्म थी। और दूसरे ही दिन सुबह दोपहर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी पीपल्स पार्टी की, जिसमें मैं शरीक हुआ, पर सुबह से ही इमेजेस आने शुरू हो गए कि बीबी अस्पतालों में और शहीदों की फैमिलीज के साथ पे जी, पुरसे के लिए पहुंची हुई हैं जी, फैमिलीज के साथ हैं। सही। उस वक्त उनको बहुत कहा गया था और मुझे बताया गया, सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान थे कि बीबी को इतने बड़े साने और वाक़े के बाद भी शहर में और अस्पतालों में और पब्लिक प्लेसेस में खुलेआम फिर रही हैं, बिल्कुल, और कोई सिक्योरिटी भी खास नहीं है साथ। हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक बहुत ही कदावर शख्सियत थी और फिर बहैसियत एक खातून उन्होंने खुसूसी तौर पे तनकीद का सामना किया। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जब उनके मुखालफिन उन पर तनकीद करते थे तो बीबी का क्या रिस्पॉन्स होता था, क्या वो उसके बारे में सोचती थी, परेशान होती थी, या उनका जो रिस्पॉन्स वो कितना कैलकुलेटेड होता था, ये आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आज हम याद कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और यकीनन उन्हीं का एक कॉल है कि आप एक ख्याल को, एक आइडिया को कभी कैद नहीं कर सकते। आप एक इंसान को कैद कर सकते हैं, उस पर मजालिम ढा सकते हैं, उसको शायद सज़ाए मौत भी दे सकते हैं, लेकिन ये बीबी का मेरे ख्याल में यकीन था, और ये बार बार उनकी किताबों में भी लिखा है, उनकी स्पीचेस में भी वो बात दोहराती थी कि जो आइडिया है, और यकीनन ये एक फ़लसफ़ा ही है, एक आइडिया ही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उनका एक सियासत पे असर भी रखता है, और मेरे ख्याल में ये हमेशा तक के लिए है। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम ज़रा यादें पिछले दिनों की, और ख़ुसूसन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अदवार की, जब वो हुकूमत में थी, और बहैसियत एक कारकुन के भी, बहैसियत एक सियासतदान के भी, और उनके जो मुख्तलिफ रूप रहे उनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। एतजाज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो हम सवाल ब्रेक से पहले छोड़े गए थे, कि जब उन पर तनकीद होती थी, और ख़ुसूसन बहुत ज़ाती किस्म की तनकीद भी की गई और ज़ातियात पे भी उतर आते थे उनके मुखालफिन, तो उनका रवैया या उनका रिस्पॉन्स क्या होता
था? आप लोगों से जब डिस्कस करती थी तो कभी परेशान होती थी? और जाहिर सी बात है जाले जो उनके बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट लोग होते होंगे वो तो भिपर भी जाते होंगे, उनको गुस्सा भी आता होगा, तो फिर बीबी क्या उस वक्त कहती थी आप लोगों को? बीबी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया जी। और ये तो एक पूरा एफर्ट था, पूरी एक वक्त तो पूरी कोशिश थी सारी ज़िया-उल हक के दौर की इंतज़ामिया की कि वो बीबी की किरदार कुशी करे जी। अब इसमें और हर किस्म के अरबे इस्तेमाल किए गए। जब वो 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान वापस आई, तशरीफ लाई जी, तो एक बहुत बड़ा उनको रिसेप्शन मिला, फ़कीदुल मिसाल में रिसेप्शन मिला। एक सिरा अगर छावनी में था उस जुलूस का तो दूसरा सिरा पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान पे था। एतज़ा साहब, एक और पहलू पे बात करना चाहेंगे। जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि एक बहुत ही शफीक माँ थी और इसके बावजूद कि हुकूमती ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे होती थी, इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर। आज हम इतने सालों बाद देखते हैं कि लोगों ने कहा कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द सेकेंड हेड ऑफ स्टेट एज अ वुमन जो अपने बच्चे को लेके यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में पहुंची। तो इन्होंने तो हमेशा वक्त निकाला अपने बच्चों के लिए और ख़ुद उनकी तरबियत में बड़ा ही एक एक्टिव रोल प्ले किया। बहैसियत एक माँ के आपने उनको कैसा पाया? क्योंकि हम अक्सर स्टेट इवेंट्स में देखते हैं, इंटरनेशनली भी हिलरी क्लिंटन से मुलाकात हो रही है तो अपने बच्चों को साथ लेके गई हुई हैं, साथ साथ उनके हमेशा उनके तीनों बच्चे होते थे। तो बहैसियत माँ के आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहैसियत माँ और बहैसियत बीवी जी, ये दोनों बातें इसमें आती हैं। ये जो इमेजेस इस सिलसिले में आते हैं, आपने वो इमेज देखा होगा जी कि बीबी शहीद लांडी जेल के बाहर खड़ी हैं, वहाँ से अभी बाहर निकली हैं, 2 बच्चे उनके साथ हैं, एक बाजू में उठा रखा है, एक उंगली पकड़ी हुई है और लांडी जेल से निकल रही हैं। ये बड़े मुश्किल औकात थे, वक्त थे बीबी पे, बड़े मुश्किल। और लेकिन साहब, ये जो मुश्किल वक्त का आपने यहाँ पे हवाला दिया, तो खातून थी, मुश्किलात का सामना कर रही थी, निडर खातून थी, लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ का कोई ना कोई जरिया होता है, कोई सोर्स होती है। आपने जितना बीबी शहीद साहिबा को क्लोजली देखा, आप क्या समझते हैं कि ये अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ करती थी? ये जो इनमें इतनी ब्रेवरी थी, इतनी करिश थी, इनके पीछे कौन होता था? क्या इनकी वालदा, आपके बाकी सियासी कारकुन जो आप लोग इनका हौसला बढ़ाते थे, इनकी अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी? बीबी की अपनी स्ट्रेंथ जो थी वो मेरा ख्याल है 2 उसकी सोर्सेस थी जी। एक तो उनके वालिद के अयाम असीरी, बिलखसूस अयाम असीरी, अयाम वजारत उज़्मा या अयाम सियासत अपनी जगह पर जो उनके अयाम असीरी थे, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी महीने जो थे और आखिरी साल, वो जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काटे और सर झुकाया नहीं, सर कटवा दिया, पर उन्होंने आमिर के आगे कोई दरख्वास्त नहीं रखी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। और बीबी मुसलसल उस ज़माने में आखिरी महीनों में तो सियाला जेल में, सियादा सब जेल जिसको करार दिया गया था, वहाँ कैद थी, नज़रबंद थी, और बेगम साहबा भी, और दोनों माँ बेटी हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 2 मरतबा उनकी मुलाकात कराई जाती थी। तो वो जो मुलाकातें थी, वो जो आपने जिस तरह कहा कि अयाम असीरी जो आखिरी लम्हात थे जिसमें उन्होंने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या होती है, किस तरह एक लीडर अपने आप को लेके चलता है, तो एक तो ये सोर्स थी। दूसरा आप क्या कहेंगे एतज़ा साहब, दूसरा उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? दूसरी सोर्स जो बीबी के लिए अहम थी मेरे ख्याल में, वो ये थी कि जो अवाम का
और बीबी का जो राब्ता और रिश्ता था जियाले का और बीबी का, एक क्राउड का, एक मजमे का और बीबी का, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है वो जिस मोहब्बत की बायस और जिस एतमाद की बायस और जिस रिश्ते और राब्ते की बायस वो बिलाखिर शहीद भी हुई। क्योंकि लियाकत बाग में एक थियरी ये है, एक मौक़िफ़ ये है कि अगर वो अपनी जीप से जो कि बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ थी निकल कर बाहर खड़ी ना हो जाती तो उनको गोली या बम न लगता। यानी बिल्कुल जो वालेहाना प्यार था अवाम का, जिसका वो रिस्पॉन्ड हमेशा करना चाहती थी, उनको लगता था कि शायद ये अवामी राब्ता बहुत अहम है और अगर इससे दूरी उन्होंने बनाई तो लोगों के दिलों में यानी एक खलिश रह जाएगी। और वो इसका बड़ा पास रखती थी कि अगर लोग मेरे लिए वहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह के आपने खुद भी जिक्र किया यहाँ पे कि 18 अक्टूबर को 180 लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, क्योंकि ये समंदर, ये वालेहाना प्यार करने वाला जियालों का समंदर उनके साथ था। तो वो कहती नहीं कि जब लोग मेरे लिए बाहर खड़े हुए हैं तो मेरा बनता है कि मैं बतौर उनके लीडर उनके पास जाऊं, उनको हाथ हिलाऊं, उनकी मोहब्बत का उसी मोहब्बत से जवाब दूं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक थ्योरी ये भी है कि अगर बीबी शहीद साहिबा उस वक्त अपनी गाड़ी के अंदर ही रहती, बाहर ना निकलती, तो जो इम्पैक्ट था अटैक का उससे वो हो सकता है कि महफूज रहती। लेकिन फिर आप ही की बात कि जो उनके वालिद की भी तरबियत रही, जिस तरह उन्होंने उनको पैगाम हमेशा दिया कि एक लीडर की, एक सियासतदान की जन्नत अवाम के कदमों में है, तो वो उस राब्ते को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुकद्दस मानती थी। बहुत बहुत शुक्रिया एतज़ाज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद होने का। बहुत सारी यादें ऐसी हैं, वक्त हमारे पास कम है, हम अपने नाज़रीन को बार बार वो तस्वीरें, वो झलकियाँ जिसका आपने भी हवाला दिया, उनके मुख्तलिफ पहलू, उनके स्टूडेंट लाइफ के पहलू भी हम दिखा रहे हैं। अपने वालिद साहब के साथ जिस तरह रहती थी, और वो खुद अक्सर कहती थी कि इट वॉज़ दैट टाइम जब एक राइज वो देख रहे थे विमेन लीडर्स का भी, और उनकी तरबियत वैसी हुई थी। पड़ोसियों से यानी पड़ोसी ममालिक से अच्छे रवाबित रखना, मुस्लिम उम्मा से अच्छे रवाबित रखना, आवाम के लिए ज़्यादा काम करना, प्रो पुअर उनकी हमेशा पॉलिसीज़ रहीं। और बहुत सारे ऐसे इक़दाम जिनको आज भी उनके नाम से मंसूब करके याद किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे मिसाल देना चाहेंगे लेडी हेल्थ वर्कर्स। आज भी रियलाइज़ करते हुए कि वुमेन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट्स पे मौजूद हैं, ये वो इक़दाम हैं जिसकी बुनियाद बीबी शहीद साहिबा ने रखी। फिर इसके अलावा आज भी जिन मसलों से हम निपट रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पोलियो जैसी जो नागहानी आफत है, बीमारी है, उससे ममालिक ने निजात हासिल कर ली है। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिसमें आज भी ये केसेस मिलते हैं, और हमने देखा कि इसकी बुनियाद भी 90 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ही रखी कि हमें इस बीमारी से जान छुड़ानी है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे, इनकी किताबें अगर आपने पढ़ी हो, रिकन्सिलिएशन की जिस तरह बात की जाती है, जिस तरह लोगों को साथ लेके चलने की बात की जाती है, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप इन प्रॉब्लम से दूर नहीं हो सकते। मैंने ख़ुद एक सीरीज़ की थी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बेनज़ीर लेक्चर्स के हवाले से, तो उनके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, उनकी तकारीर, उनकी लिखाई को उसमें हम उठाते थे, और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें हमारे पास स्पीकर्स आए, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा शामिल हैं, और उन्होंने भी अपनी याददाश्तें शेयर की। अगर उसका हमें पोर्शन मिलता तो हम आपको ज़रूर दिखाते, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बहुत ही करीबी साथी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ख़यालात क्या थे, जो पर्सपेक्टिव वो लेके आए, जिसके लिए शायद किस्मत ने, कुदरत ने, ज़िंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी। लेकिन अगर 2008 के इलेक्शंस में बेनज़ीर साहिबा कामयाब होती तो वो किस तरह के पाकिस्तान का ख्वाब देखती थी, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आज का हमारा प्रोग्राम 27 दिसंबर की मुनासबत से पाकिस्तान की वाहिद खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए एक डेडिकेशन है। हमारा खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन उनके लिए, बिकॉज़ यकीनन एक अनमिट छाप है उनकी पाकिस्तानी सियासत पे भी, और ख़ुसूसन हमारी जनरेशन में अगर हम देखें तो शी इज़ डेफिनेटली अ रोल मॉडल। एक ऐसा सियासतदान जिसने ज़िंदगी की तमाम तर उतार चढ़ाव देखे, अच्छे दौर भी देखे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दी, और
और यकीनन आज भी अगर हम उनकी राइटिंग्स, उनकी किताबों को, उनकी तहरीरों को, उनकी तकारीर को देखते हैं तो हमारे लिए मशाल राह है। मैं पर्सनली भी अगर बात करूं तो मेरे लिए एक रोल मॉडल रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल के ज़माने में हम जब उनको बतौर वज़ीर आज़म अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते थे तो एक ख़ास उनका अंदाज़ था, जिस तरह उनका सर पे दुपट्टा होता था लेकिन साथ में एक सिंगल कलर की शलवार कमीज़ और उस पर ब्लेज़र। आई थिंक दैट हैज़ बिन एन आइकॉनिक फिगर फॉर एवरी पाकिस्तानी। इसी तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए 27 दिसंबर 2007 वो मौका था जब किसी के गुमान में भी नहीं हो सकता था कि हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस तरह खो देंगे। वो अपने जलसे से निकली जो आखिरी इमेजेस हैं, आई थिंक वो एक ग्लोरी ऑफ अ लीडर की बात की जाती है। और अक्सर लोग जब मवाजना करते हैं तो ये भी कहते हैं कि उनका अंदाज़ ख़िताबत और जिस तरह वो हाथ हिला रही थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनकी एक चमक थी, अक्सर लोगों को जो खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानने वाले, मानने वाले, उनके जियाले हैं, कहते हैं कि उनमें शबी नज़र आ रही थी उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। और मेरे ख्याल में किसी भी लीडर के लिए और उनके लिए ख़ुद भी, क्योंकि वो अपने वालिद से बहुत करीब थी। अभी जिस तरह एतज़ाज़ एहसन साहब भी बात कर रहे थे कि जो चीज़ उनको स्ट्रेंथ देती थी, जो उनका सोर्स था ऑफ इंस्पिरेशन की बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही निडर तरीके से उन्होंने सामना किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हर इंस्पिरेशन, हर रोल मॉडल वॉज हर फादर। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बहुत ही करीबी साथी, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नाहिद खान साहिबा। आखिरी लम्हात में भी उनके साथ थी। 18 अक्टूबर जब आप लोग वतन वापस पहुँचे तो बेनज़ीर साहिबा खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे। आप उन लम्हात को याद करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? उस वक्त क्या उनके तासुरात थे? कोई ख़ास बात उन्होंने आपसे अगर कही हो तो हमें बताइए। जो आपने सवाल किया 18 अक्टूबर के हवाले से, 18 अक्टूबर को जिस दिन वो आई, जिस तरीके से वो जहाज़ की सीढ़ियों पे जब आई और उनको बावजूद इसके कि उनको मना किया गया, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से मना किया गया, उनको ज़िंदगी के खदशात से मतला किया गया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक लीडर थी, एक बहादुर लीडर थी। और आपको पता है कि लीडर इंसान उसी शख्स को मानता है या उसी पर्सनालिटी को मानता है जो विजन में भी आपसे बहुत ज़्यादा हो, जो बहादुरी में भी आपसे बहुत ज़्यादा हो, जिनकी सोच आपसे बहुत आगे की हो। तो 18 उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि लास्ट टाइम में इलेक्शन कैंपेन नहीं रन कर सकी, इस दफ़ा की इलेक्शन कैंपेन वो ख़ुद रन करना चाहती थी। वो ख़ुद चाहती थी कि इलेक्शन की तमाम एक्टिविटीज़ को ख़ुद मॉनिटर करें, और वो सबसे बढ़कर उनका जो अपने मुल्क से दूर रहने के एहसास था वो बहुत तकलीफ़ दे था उनके लिए। और वो कहती थी कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान के अवाम के साथ है, मैं पाकिस्तान अपनी धरती पर जाना चाहती हूँ, मैं अपने अवाम के दरमियान रहना चाहती हूँ, मैं अपने अवाम के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। और जब 18 अक्टूबर को आई, PIA की यूनियन वाले खड़े थे, उन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से, जिस वालिहाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया, इतनी इमोशनली वो चार्ज थी। जैसे जहाज़ पायलट ने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान अभी यानी कराची इंटरनेशनल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, तो उस वक़्त उनकी जो इमोशनल वो हालत थी ना, वो बिल्कुल बड़ी ऑब्वियस थी कि उनके चेहरे पे खुशी, एक अजीब किस्म का उनके चेहरे पे ना, जैसे इंसान को अपने से बिछड़ने के बाद उनके मिलने की जो खुशी होती है वो उनके चेहरे पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही थी सारी चीज़ें ना। जब वो उतरी, PIA के लोगों ने उनको जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने बीबी के लिए नारे लगाए, वो उस वक़्त वो लम्हे इतनी वो इमोशनल हो गई थी, इतनी वो जज्बाती हो गई थी कि एक अपने धरती पे पैर रखना, ऊपर से लोगों का प्यार, और उस पे उनके आंसू निकले। और आपने देखा दुआ के लिए उन्होंने जब हाथ बुलंद किए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी ऐसा नहीं है, चाहे वो उनका मुखालिफ भी था, उनको क्रिटिसाइज भी उनके ऊपर करता था, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के उन आंसुओं के साथ सारा पाकिस्तान का हर शख्स रोया है। और बहुत बड़ी ये मतलब बड़ा वो इमोशनल, हम सब के लिए बड़े इमोशनल लम्हे थे वो ना।
वेरी इमोशनल मेमोरीज ऑफ कोर्स। और अभी क्योंकि हम याद कर रहे थे, थोड़ी देर पहले एतज़ाज़ साहब से भी बात हो रही थी कि अवाम उन्नास का जो उनकी अपने पार्टी सपोर्टर्स था, लोगों का जिस तरह वो एक मैग्नेट की तरह सबको अपने पास खींचती थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 27 दिसंबर की वो शाम जो वो अपने जलसे में एक बड़ी पुरजोश उन्होंने अवामी राब्ता कायम किया, वापस अपनी गाड़ी में आके बैठी। एतज़ाज़ साहब का भी कहना है कि एक थ्योरी ये मानी जाती है कि अगर वो लोगों की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए उस वक्त लियाकत बाग से जब आपकी गाड़ी बाहर निकल रही थी और आप उसी गाड़ी में उनके साथ मौजूद थी, अगर वो बाहर ना निकलती तो शायद इस हमले में महफूज रहती। आप उनके साथ उन आखिरी लम्हात में थी। आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या याददाश्त है, क्या यादें हैं उस वक्त, क्या वाकई वो गाड़ी निकलने वाली थी, उसके बाद वो बाहर आई? समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। देखिए, ये जो आपने पहले बात की ना, मैं ये कहती हूँ कि जो एतज़ाज़ साहब के हवाले से आपने बात की, एतज़ाज़ साहब ज़ाहिर है पार्टी के बहुत पुराने, बड़ा उनका पुराना साथ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो इंस्पायर करती थी वो लोगों को। मैंने जैसे पहले बात की है कि लीडर वो होता है जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी सोच को आगे, उसकी सोच आपसे बहुत आगे हो, बहादुरी में आपसे बहुत आगे हो, उसकी यानी विजन आपसे बहुत ज़्यादा आगे हो। तो उन्होंने वो इंस्पायर करती थी लोगों को। और कारकुन, हमें कभी कारकुनों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कारकुन खुद खिंच के आते थे, इसलिए कि वो अपनी लीडरशिप के साथ उनका एक कनेक्ट था। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को हमेशा कारकुनों के साथ उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन रखी, इस मुल्क के गरीब आवाम के साथ, इस मुल्क के हारियों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों, तुलबा, ख़वातीन। आप देखें कि कभी उन्होंने ये नहीं किया था कि कभी उन्होंने क्लास की कोई तफरीक रखी थी। वो गरीब की झोंपड़ी में भी जाती थी और किसी बड़े घर में भी जाती थी। गरीब की झोंपड़ी में ज़मीन पे भी जाकर बैठती थी। उनकी घर में जो कुछ होता था वो उनकी वहाँ पे खुशी से उनके साथ शेयर भी करती थी, खाती भी थी उनके घर में। अमीरों के जो बड़े घर वाले थे उनके भी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्लास में कभी तफरीक नहीं रखी। और मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा उनका अपने कारकुनों के लिए क्या प्यार हो सकता है। 27 दिसंबर बहुत जलसा, बहुत ही अच्छा जलसा था। बस फिर जलसा हुआ, जलसे में ऊपर पहले उन्होंने बात करती रहीं, फिर मुझे इशारा किया, मुझे आके पूछा कि ये सामने दो दरख्तों के दरमियान तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही है? तो मैंने कहा कि, मैंने पूछा कि कौन से दरख्त? तो कहने लगी ये सामने जो दो दरख्त हैं। तो उस वक़्त दिसंबर का महीना था, पिंडी में बहुत सर्दी होती है, कोई मेरा ख्याल है कोई पत्ते भी हार्डली होते हैं दरख्तों के ऊपर। मैंने कहा बीबी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहने लगी मखदूम साहब भी यही कह रहे हैं, तुम भी यही कह रही हो। तो दिस टाइम जब हम वापस जाएं तो मुझे रिमाइंड कराना, मैं आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, मैं अपनी आई साइट चेक कराऊं। मुझे मेरे ख्याल है मेरी आई साइट का कोई प्रॉब्लम हो गया है। ये कह के बस उन्होंने स्पीच की, बहुत लंबी, बहुत अच्छी स्पीच की। मैं समझती हूँ कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस थी जो उनकी है, जिसमें उन्होंने स्वात में झंडा लहराने की बात की थी, टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने खुलकर बात की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में अपनी माशी पॉलिसियों के, पाकिस्तान की टेररिस्ट पॉलिसीज़ में हर चीज़ के ऊपर उन्होंने खुल के बात की। और मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा इशू नहीं था जो उस दिन उन्होंने टच नहीं किया। यकीनन जो बेनज़ीर साहिबा की कमी है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता, और उस वक्त भी लोगों को यही एहसास था। जिस तरह हमने देखा कि पूरे मुल्क में एक गम और गुस्से की फ़िज़ा थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, और मेरे ख्याल में 3 रोज़ तक तो एक बहुत ही ज़्यादा सोग का माहौल था। ये जानना आपसे चाहेंगे कि अक्सर यहाँ पे बात की जाती है जो उनका राब्ता अपनी फैमिली वालों के साथ था, अपने बच्चों के साथ, जिस तरह एक उनकी तरबियत में वो डायरेक्टली एक हिस्सा डालना चाहती थी, एक शफीक माँ थी। आज नाहिद साहबा अगर आप उनके तीनों बच्चों की तरफ देखती हैं, सबसे ज़्यादा आपको किसके अंदाज से, किसके अंदाज़ गुफ्तगू से, अपने आप को कैरी करने के अंदाज में सबसे ज़्यादा आपको बेनज़ीर साहिबा की छवि किस में दिखाई देती है? देखिए जी, बच्चे तो माँ की यकीनन रिफ्लेक्शन होती है बच्चों के अंदर। मैं अब किसी बच्चे में तफरीक करूँ, बिलावल भी अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, बिलावल की बाज़ जो बातें हैं बहुत अच्छी उनका है, लेकिन
मैं आज के लम्हे पे मैं किसी किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहती, लेकिन बिलावल के साथ ड्रॉबैक्स भी उसके बहुत सारे हैं, जो उसके बर्डन्स हैं, जो बिलावल के लिए मुश्किल है। बीबी एक बहुत अच्छी माँ थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दी, अपने बच्चों के पॉकेट मनी को चेक करती थी, अपने बच्चों के फ्रेंड्स को चेक करती थी, अपने बच्चों के टीचर्स से बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पूछती रहती थी। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा उनको खुशी वो उस दिन हुई थी जिस दिन बिलावल को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ था, और बहुत यानी खुश थी वो। और ये जो बच्चों में उन्होंने कभी तफरीक नहीं रखी थी, क्योंकि वो ना बच्चों को पॉलिटिक्स में कभी लेके आई। वो हमेशा कहती थी कि बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, मेरी प्रायोरिटी है कि ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये अपने फ्यूचर के लिए डिटर्मिन करें कि इन्होंने क्या करना है। हाँ, अलबत्ता उनको छोटी उनकी बेटी जो आसिफा है, वो उनको पॉलिटिक्स का था शौक़ उस वक़्त, और वो जब भी पाकिस्तान आती थी मुझे फ़ोन करती थी कि नाहिद इसको बहुत शौक़ होता है पॉलिटिक्स का। तो छोटी थी आसिफा, काफ़ी छोटी थी, तो इसको साथ ले जाया करो जब तुम मीटिंग्स में जाती हो। तो अक्सर आसिफा को जब वो आती थी, मैं मीटिंग में कहीं जा रही होती तो मैं आसिफा को साथ ले जाती थी जहाँ पे जाती थी। मतलब बच्चों में जो उस वक़्त थी, उस वक़्त मैंने आसिफा के अंदर देखा था कि वो थोड़ी मतलब अपना कीननेस ज़ाहिर करती थी, ऑल्दो कि वो काफ़ी बच्ची थी, छोटी थी, लेकिन उस वक़्त उनको बीबी खुद जैसे फ़ोन करके कहती थी, तो उसमें था थोड़ा बहुत शौक़। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद साहिबा हमारे साथ अपनी ये यादें शेयर करने का। आई एम श्योर कि आपके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो यकीनन हम उनको बहुत ही प्यार और बहुत ही एहतराम के साथ याद करते हैं। और मेरे ख़्याल में बहुत ही कम ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं जो अपने कॉज के लिए, अपने इनिशिएटिव के लिए, अपने नज़रियात के लिए इतने साबित कदम रहे हों। आज जब हम ये खिराज अक़ीदत उनको पेश कर रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में जो खला है उनके जाने से, वो तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जो उनके असबाक हैं, जो उन्होंने लर्निंग्स लोगों को दी है, जिस तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स उन्होंने करके दिखाई, जिस तरह के नज़रियात को उन्होंने फ़रोग़ दिया, आई थिंक उसकी आज भी बहुत ज़रूरत है। जहाँ पाकिस्तान में टॉलरेंस हो, जहाँ पाकिस्तान में रिकन्सिलिएशन हो, जहाँ पे वल्नरेबल और अंडर सर्व्ड कम्यूनिटीज़ को उसी तरह मेन स्ट्रीम धारा में साथ लेके चला जाए। और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए कहना चाहूँगी कि जहाँ हमारे मुल्क में 52% आबादी ख़वातीन की है, वी नीड मोर वुमेन इन द लीडरशिप पोजीशंस, जो वाकई अपने नज़रियात में, अपने आप में उतना ही कॉन्फिडेंस रखती हों। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम में का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचता है, लेकिन यकीनन उम्मीद करते हैं कि ये जो असबाक हमें ऐसी कदावर शख्सियात की ज़िंदगी से मिलते हैं, उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।